हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर। दोस्तों, जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, उसका टाइटल मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 फेरस मेटल्स। ये इक्विपमेंट डिज़ाइन की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम जो हमारे डिज़ाइन इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो मेटल्स का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें भी स्पेशली हम जानेंगे फेरस मेटल्स के बारे में। इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे फेरस मेटल्स के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेटल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फेरस मेटल्स। जो मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनको जनरली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु, ये सब जानते हैं। मेटल्स लाइक आयरन हुआ, हमारा कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हमारे क्या हो गए, जितने भी इनके अलावा मेटल्स जैसे प्लास्टिक्स हो गए, रबर्स हो गए, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स को भी हमने फिर आगे दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि लौह और अलोह, लौह धातु और अलोह धातु। एक चार्ट देख लेते हैं कि मेटल्स दो तरह के, फेरस और नॉन फेरस। फेरस दो तरह के प्योर फेरस मेटल्स में आयरन आ जाता है, और उसके दूसरे अलॉयज होते हैं जिसमें स्टील, ये हाई स्पीड स्टील, अलग तरह के अलॉयज आ जाते हैं। नॉन फेरस में प्योर नॉन फेरस और नॉन फेरस अलॉयज, ये भी दो डिवाइड में होते हैं। प्योर नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये आ जाते हैं। और अलॉयज में ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये इसमें क्या होते हैं, ये अलॉयज आ जाते हैं। अलॉय यानी कि मिश्र धातु। तो फेरस मेटल्स क्या होते हैं? फेरस मेटल्स सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वाइड अवेलेबिलिटी है और मशीनेबल है, इजीली इनकी मशीनिंग इनकी की जाती है, कर सकते हैं। इन मेटल्स में मोस्टली आयरन होता है और बाकी का थोड़े थोड़े अमाउंट में दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो फेरस मेटल्स होते हैं, इनमें रस्टिंग का, जंग लगने का खतरा ज़्यादा होता है अगर इनको एटमॉस्फेयर में या मॉइस्चर में छोड़ दिया जाए तो। इनको हम मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, यानी कि चुंबकीय होते हैं ये। जो रस्टिंग प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इन मेटल्स की, वो आयरन की वजह से ही होती है, क्योंकि आयरन में रस्ट भी लगती है, आप जानते हैं आयरन में जंग लगता है, और आयरन चुंबक की तरफ अट्रैक्ट भी होता है। तो जो फेरस मेटल्स होते हैं जनरली उसमें माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील, ये सब इसमें हमारे आते हैं। रॉट आयरन क्या होता है? ये ऑलमोस्ट प्योर आयरन होता है जिसमें कार्बन और मैग्नीज का कंटेंट कम होता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन एटमॉस्फेरिक कोरोजन में ये रेजिस्टेंस शो करता है। एसिड्स और एल्कलीज इस पे कम अटैक कर पाते हैं। इसकी फॉर्मिंग आसान होती है, यानी कि इसको हम डिजायर्ड शेप में आसानी से ढाल सकते हैं। इसका यूज जनरली स्टीम सप्लाई लाइंस, हीटिंग कॉइल्स, एग्जॉस्ट लाइंस, इनको बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा था कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जनरली 2.5 से 4.5%, यानी 2.5 से 4.5% कार्बन होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है और बहुत ब्रिटल भी है। इसको कार ब्रेक डिस्क, सिलेंडर्स, मेटल वर्क वाइसेस, मैनहोल कवर्स, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये दो तरह का होता है, ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन। ये जो क्लासिफिकेशन है ग्रे कास्ट एंड वाइट कास्ट आयरन का, ये इनमें कार्बन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके ऊपर है। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और वाइट कास्ट आयरन में जो इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है आयरन और कार्बन का। तो ये कार्बन किस तरह से डिस्टिंग्विश है, किस तरह से इसमें हमारा है कास्ट आयरन में, उसके हिसाब से दो तरह से डिवाइड है, ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन। इसके बाद हमारा स्टील, सब लोगों ने सुना होगा स्टील। स्टील आयरन का अलॉय है, जिसमें आयरन और कार्बन का अलॉय है। कार्बन 0.5 से 2% तक इसमें हमारा कार्बन होता है।
इसके अलावा इसमें कुछ प्रपोर्शन अलग अलग मेटल्स के, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज या इन के भी हो सकते हैं। इन स्टील को कहते हैं प्लेन कार्बन स्टील। कुछ सम अदर केसेस में हम दूसरे अलॉय एलिमेंट्स जैसे निकल है, क्रोमियम है, इनको भी ऐड कर सकते हैं और इन स्टील को कहते हैं अलॉय स्टील्स। परसेंटेज के हिसाब से कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इसके हिसाब से ये जो स्टील होती है वो 3 तरह की होती है: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। इन तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं क्या होता है। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की वैल्यू होती है, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.05 से 0.3% होती है। इसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कोरोजन रेजिस्टेंस इसका कम होता है। फैब्रिकेशन इसका आसान होता है। इसको प्रेशर वेसल्स, पाइप एंड फिटिंग्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इनमें यूज़ किया जाता है। जो मीडियम कार्बन स्टील होती है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.3 से 0.5% कार्बन होता है। ये कम डक्टाइल होती है एज कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील, लेकिन इसकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ और फटीग रेजिस्टेंस लो कार्बन स्टील से ज़्यादा होता है। इसका फैब्रिकेशन आसान होता है। इसका शाफ्ट बनाने में, बोल्ट बनाने में, स्प्रिंग्स, गियर्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.5 से 1.5% तक होती है और मैक्सिमम 2% तक ये जा सकती है। इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो दोनों स्टील, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन दोनों से कम होती है। इसकी हार्डनेस यानी कि ये मच हार्डर और स्ट्रॉन्गर होती है दोनों स्टील से, यानी कि हार्डनेस ज़्यादा होती है। इसका हीट ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। बाकी दोनों स्टील का जो है हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाई कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कटिंग टूल्स और डाइज वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है। इसके बाद अलॉय स्टील। अलॉय स्टील में हम क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट्स को कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, जिस वजह से क्या होता है स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो स्टील जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे अलॉइंग एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से होती है उसे अलॉय स्टील कहते हैं। इनमें निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, टाइटेनियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं अलॉय करने के लिए। इन एलिमेंट्स को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हम ऐड कर देते हैं डिजायर्ड प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अलग अलग एलिमेंट का काम अलग अलग होता है। जैसे मैग्नीज और फॉस्फोरस क्या करते हैं, हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इनसे डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है। सल्फर डक्टिलिटी डिक्रीज करता है, लेकिन वेल्डेबिलिटी, वेल्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। निकल, कॉपर एंड क्रोमियम ये कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट ये क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। सिलिकॉन ये एज अ डीऑक्सीडाइजर काम करता है और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। तो हमने देखा अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने में। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील में मिनिमम 10.5% 10.5% जो होता है वो क्रोमियम होता है। इसके अलावा इसमें निकल वगैरह के दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 10.5% इसमें क्या होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए। जो सबसे कॉमन वैरायटी है स्टेनलेस स्टील की, उसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल, यानी कि 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। क्रोमियम कैसे एडवांटेजेस है, क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके स्टील की लेयर पर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की एक लेयर बना देता है। ये लेयर पैसिव होती है और ये फर्दर रिएक्शन को, यानी कि ऑक्सीजन या मॉइस्चर से होने वाले फर्दर नुकसान को ये रोक देती है, जिससे कि हमारी जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसमें अगर हम मोलिब्डेनम डाल देते हैं या ऐड करा देते हैं तो उससे भी कोरोजन रेजिस्टेंस हमारा और बढ़ जाता है और टेम्परेचर स्ट्रेंथ, हाई टेम्परेचर पे भी हम स्टील को यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील वैसे तो
मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ग्रेड्स हैं हमारे स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर के आधार पर 5 तरह की स्टेनलेस स्टील होती है: फेरेटिक, मार्टेंसिटिक, ऑस्टेंटिक, ट्यूप्लेक्स एंड नाइट्रोजन एडिड स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये मैग्नेटिक होती है नेचर में, और इसको हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। समझ लीजिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे। ये बॉडी सेंटर्ड होता है, यानी कि क्यूब के 8 कॉर्नर पे एक एक मॉलिक्यूल और सेंटर में बॉडी में एक मॉलिक्यूल। ये मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय होती है, और इसको हम कोल्ड वर्किंग से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्टेंसिटिक। मार्टेंसिटिक जो होती है ये एक्सट्रीमली टफ, स्ट्रांग होती है और टफ होती है। इसमें एलॉय कंटेंट कम होता है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है वो कम होता है। ऑस्टेंटिटिक स्टेनलेस स्टील क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि 8 क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एक एक मॉलिक्यूल और 6 के 6 फेस पर एक एक मॉलिक्यूल। ये हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है, हाई डक्टिलिटी होती है और हाई वेल्डेबिलिटी होती है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है हमारी ऑस्टेंटिटिक स्टेनलेस स्टील है हमारी। इसके बाद होते हैं हमारी ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ये 2 फेज माइक्रोस्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें, यानी कि इसमें फेरेटिक और ऑस्टेंटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसमें 2 फेज होते हैं, यानी कि एक फेरेटिक फेज और ऑस्टेंटिक फेज। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हाई कोरोजन स्ट्रेंथ होता है इसका। तो 5th है हमारे पास नाइट्रोजन एडिड स्टेनलेस स्टील। इसमें हम क्या करते हैं, 0.15 to 0.2% नाइट्रोजन हम इसमें ऐड करा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका यील्ड स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसे हाई प्रूफ स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। ये जो स्टील होती है इसको हाई टेम्परेचर ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना फेरस मेटल्स के बारे में और उनके अलॉयज के बारे में, आयरन और उसके अलॉय, स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील्स, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनके बारे में हमने जाना। तो ये था हमारा फेरस मेटल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।